हाँ, तो कितने क्लोरीन है यहाँ पे, कितने फ्लोरीन है? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2, sp3d2। ये सही है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना लोगे सल्फर हेक्साक्लोराइड का, बताया था। F F F F सही बताया था। ये देखो ठीक है, अरे वही वाला जो उसको बोल रहा है। चलो अगला हाइब्रिडाइजेशन लिखो, बातें मत करो। sp3d3, sp3d3, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। बना लोगे इसका कि हम बताएं? चलो बताओ। देखो आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? जो भी हो क्या करना आपने को, ये है क्या? हैलोजन ही तो है। हैलोजन है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। इसका मतलब ये, अब ये हमने आपको तरीका बताया था, इना, नीना और कटरीना। हाँ ये तो भैया देखो। हाँ। फिर इधर बगल में प्रियांशु, फिर कल बाहर आई कुछ ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया। देखो ये 2, ये 10, ये 18, ये 36, ये 54, तो ये कितना हुआ? 53। हमें याद रखने की जरूरत नहीं। अब 53 छोड़ो, ये कौन से पीरियड का है ये बताओ? 1 2 3 4 5th पीरियड का है। 5th पीरियड है 5s2 5p5 और ये क्रिप्टन के बाहर में लिखा हुआ है ना? कम पड़ गया क्या लग रहा है? नहीं कम पड़ गया। ये आयोडीन जो है वो क्रिप्टन के बाद लिखा है, क्रिप्टन 36। अच्छा ये होगा 5s2 5p5 4d10। डी भी तो भरा होगा पहले, है ना? नहीं समझ में आया? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 2 12 5 17। लेकिन हमें किससे मतलब है? हमें इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 17 ही। तो आयोडीन के लिए हमने 5s बनाया, 5p बनाया, 1 2 3 4 5 और d को खाली रखा 5p। 5p के बाद 5d आएगा ना, 4d तो भरा ही हुआ है। नहीं पढ़ने पड़ रहा है? अभी एक वैलेंसी दिखाई दे रही है, एक्साइट कराएं? चलो एक्साइटेड स्टेट में लगाओ। एक जाएगा यहां, एक यहां, एक यहां। तीसरी एक्साइटेड स्टेट में जाके ये कितने फ्लोरीन है? 7। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d3 और sp3d3। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो पेंटागनल बाइपिरामिडल, पेंटागनल बाइपिरामिडल बनाया था स्ट्रक्चर इसका। ये आयोडीन, सुन रहे हो, एक पेंटागन बनेगा, ये बन गया पेंटागन, पेंटागनल बाइपिरामिडल। अब आप समझ लोगे कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि रिपल्शन इधर से ज्यादा मिलता है। आ गया समझ में? चलो अब हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा इस तरीके से। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका मैंने बताया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर के लिए। अब एक तरीका और है, क्या तरीका है? लिखो डायरेक्ट फॉर्मूला।
डिफर। डायरेक्ट फॉर्मूला देखो भैया, इंडेक्स नंबर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, इंडेक्स नंबर पता है ना कि इंडेक्स नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इंडेक्स नंबर, अगर उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज इंडेक्स नंबर, अगर उसमें लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों है। वरना अगर डायरेक्ट नहीं पता चल रहा हो तो एक फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर का, ग्रुप्स अटैच्ड प्लस हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस वैलेंसी माइनस चार्ज। ग्रुप्स अटैच, जीए मतलब क्या है बेटा, देखिएगा, ग्रुप्स अटैच्ड प्लस हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम माइनस वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम माइनस चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल। नहीं समझे? एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, सल्फेट आयन SO4 डाई माइनस, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल, चार्ज ऑन आयन इफ एनी, तो आयन तो हो गई। आइए देखिए, सल्फेट बेटा इधर, कितने नजरे बोर्ड पे देखो, ग्रुप्स अटैच्ड, कितने ग्रुप अटैच है सल्फर के साथ, 4। सेंट्रल एटम के साथ कितने ग्रुप्स अटैच्ड है, प्लस हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के कितने होते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, माइनस इस टाइम पे वैलेंसी क्या है, वैलेंसी डिपेंड करेगी ग्रुप अटैच्ड पे। जैसे 4 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो सल्फर की कितनी हो जाएगी, 8। नहीं समझ में आया? वैलेंसी में वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं लगाना है, प्लस माइनस किसमें लगाना है, वैलेंसी तो या तो 2 दिया या 2 लिया, है ना, 2 दिया मतलब +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 लिया मतलब -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी कितनी है, नहीं समझे मेरी बात? माइनस चार्ज, इस पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितने का है, -2, तो ये आ गया 4 प्लस आधा, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया, क्या बचेगा, इंडेक्स नंबर 4 आ गया। अब इंडेक्स नंबर 4 का मतलब होता है एक S में जाएगा और 3 कहाँ जाएंगे, sp3 हाइड्रोजन। समझ आ गया? चलो, इसी प्रकार से आप लोग NH4 प्लस अमोनियम आयन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, अमोनियम का हाइब्रिडेशन। चलिए कौन बताएगा, अवंतिका बताइए बेटा। ग्रुप्स अटैच की जगह क्या लिखेंगे, ग्रुप्स अटैच की जगह क्या लिखेंगे, इसके लिए 4, अरे नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन है ना, प्लस हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 5, ठीक है, माइनस इस टाइम पे नाइट्रोजन की वैलेंसी, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, हर हाइड्रोजन की वैलेंसी, तो टोटल कितनी हो गई, नाइट्रोजन की 4। इस टाइम पे मॉलिक्यूल पे चार्ज, आयन पे चार्ज कितना है, +1 का चार्ज, तो ये भी कट के 0 हो गया। क्या आ गया इंडेक्स नंबर 4। 4 का इंडेक्स नंबर मतलब हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फिर से हो गई। आगे समझ में? कोई भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा बढ़िया, चलो आगे देखो, एक और तुम लोग कर लो अपने हिसाब से। चलो ClF3 इसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बताओ। आओ अच्छा देखो जरा सभी लोग,
पहले ग्रुप्स अटैच्ड, इंडेक्स नंबर के लिए ग्रुप्स अटैच कितने हैं, प्लस हाफ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के कितने होते हैं, इस टाइम बैलेंसी कितनी है, चार्ज क्या है, 0। तो ये आ गया 3 प्लस आधा 4, 5। 5 मतलब sp3d, है ना। सबको आगे समझ में। sp3d के हिसाब से स्ट्रक्चर क्या होएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, है ना। अब देखते हैं एक बार बना के जरा। एक तो लोन पेयर का नाटक भी है ना इसमें। अगर 5 सिग्मा बॉन्ड होते तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो खट से बन जाता, लेकिन लोन पेयर भी आ गया है। तो फिलहाल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 का मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे। तो ये देखो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, 3 लोन पेयर भी बनाने हैं। अरे 3 लोन पेयर भी तो होंगे, 3 क्यों होंगे, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये बनेगा स्ट्रक्चर, है ना। ये लग रहा है, और कुछ हो सकता है। तो भैया हम लोगों ने ये समझ लिया है, पूरा समझ आ गया हाइब्रिडाइजेशन। क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने कल से लेके आज तक, BSc-PR थ्योरी पढ़ ली, BBT पढ़ ली, हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया, स्ट्रक्चर बनाना आ गया, है ना। अब क्वेश्चन कराने पहले कि MOT सीधा पढ़ा दे रहा हूँ, पढ़ा के फिर क्वेश्चन कराएंगे, है ना। अगली थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है पूरे चैप्टर में। ठीक है, टॉपिक डालो, देखिए हो पाएगी आज की नहीं, पहले तुम हो तो नहीं पाएगी, खैर लिखो। अच्छा टॉपिक डालो, बोले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलो भैया समझाते हैं MOT। देखो भैया MOT, MOT से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अभी करा देते हैं, फिर एक साथ सारे क्वेश्चन कराएंगे हम, ठीक है। अभी समझ लो चीजें, आज रिवाइज करके आना पूरा। अच्छा MOT लिख दिया क्या टॉपिक यार, BBT का वो तो लिखा नहीं हम लोगों ने, लिमिटेशन। अरे रूल तो ये जो पढ़ा यही रूल है, लिमिटेशंस ऑफ BBT नहीं लिखी हम लोगों ने। देखो MOT शुरू करने से पहले BBT की कमियां लिख लो। देखो लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कमियां। भाई कमियां होंगी तभी तो नई थ्योरी बनाई गई होगी, क्या जरूरत पड़ी आदमी को फालतू में नाटक करने की। तो पहली कमी लिखो, द थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन, दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन, this theory is unable to explain the formation of coordinate covalent bonding, coordinate covalent bond। BBT से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग की कोई परिभाषा नहीं बताई गई, ठीक है। दूसरा लिखो, दूसरा बोले
This theory does not explain the paramagnetic nature of O2. This theory does not explain the paramagnetic nature of O2. ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में इस थ्योरी ने कुछ नहीं बताया। ठीक है, ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया था। देखो एक बार फिर से याद करा दे रहे हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। अगर एक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको हल्का हल्का खींचती है, तो वो सब्सटेंस क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड वीकली रिपेल करती है तो वो सब्सटेंस क्या होगा? डायमैग्नेटिक। और एक और मैग्नेटिज्म होता है फेरोमैग्नेटिज्म। अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड द्वारा तो वो सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक होता है। ये तो क्या हमको नहीं जानना। फिलहाल पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक। अब जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगा, और पैरामैग्नेटिज्म एक समय बाद क्या बन जाएगा? मतलब बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या बन जाएंगे? फेरो। एक सर्टेन टेम्परेचर पे भी पैरा फेरो बन जाता है। ठीक है, फिलहाल समझ आ गया? ये तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाना था। अब ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है लेकिन ये थ्योरी पैरामैग्नेटिज्म नहीं बता पाती, तो ये कौन बताएगी? MOT बहुत क्लियरली बताए। VBT के हिसाब से O2 में सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। अरे भाई O2 मॉलिक्यूल की बात करोगे तो O2 कैसे बनेगा? O डबल बॉन्ड O, सिग्मा और पाई से बनेगा। और जब आप इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाओगे तो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और पेयर्ड का मतलब O2 क्या होना चाहिए? डायमैग्नेटिक। लेकिन O2 होता क्या है? पैरामैग्नेटिक। सही है, तो कौन बताएगा ये सही चीज? MOT थ्योरी ही बताएगी आगे चल के। अगला वो देखकर लिखो लिमिटेशन। This theory is unable to provide satisfactory explanation of bonding in metals. Satisfactory explanation of bonding in metals. Satisfactory explanation of bonding in metals. Interstitial compounds. मेटल बॉन्डिंग, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बॉन्डिंग, ये सब थ्योरी नहीं बता पाती। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अब ये चीज अभी ना ही समझो, जब समझना हो तो समझा। इसी वजह से नई थ्योरी की जरूरत पड़ी। अब हम MOT थ्योरी आज करा तो पूरी पाएंगे नहीं, बड़ी थ्योरी है, इससे अच्छा कल पूरा टॉपिक MOT तक रखेंगे, आज क्वेश्चन कराते हैं, है ना? जितने टॉपिक करा चुके हैं उस पर क्वेश्चंस देख लो, समझ लो, चीजें पकड़ लो। चलो देखिए बेटा, आओ सवालों के जवाब दीजिएगा जिससे इससे जो पूछे जाएंगे। तो बहुत डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है इसमें। चलो एक सवाल तो बताओ फिर। देखिए बेटा, HF has highest boiling point among hydrogen halides. HF का बॉइलिंग पॉइंट बाकी हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा क्यों होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन तो मेंस का, ये 2000 में ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा है, अगला देखो,
यार एक लोग मोबाइल दो उनको, क्वेश्चन निकालें। चलिए सभी लोग सवाल देखिए बेटा, ये 2023 के क्वेश्चंस हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के पीएसपी ब्लॉक के भी क्वेश्चंस हो, तो परेशान मत हो। सवाल है पहला, द नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स इन, अच्छा ये वही का क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन जो है वो पी ब्लॉक के फॉस्फोरस फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली का। फिर भी देख लो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स इन H4P2O7 HPO3 होल थ्राइस और P4O10, मतलब इनके हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और स्ट्रक्चर बनाने के बाद पीओपी बॉन्ड्स बताने हैं कितने पीओपी बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ये नाइट्रोजन फैमिली पी ब्लॉक वाला क्वेश्चन है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे H4P2O7 का। H बता पाओगे, फॉस्फोरस को सेंट्रल मेटल लेना है। ठीक है, फॉस्फोरस को पहले H4P2O7 बना रहे हैं। ये रहा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की मैक्सिमम 2 कोवेलेंसी होती है, एक होती है 3, एक क्या होती है, और ज्यादातर ये 5 वाली ही कोवेलेंसी काम आएगी आपके लिए। तो देखते हैं भैया, H4P2O7 क्या लगता है कौन सा बेसिक है, मोनो बेसिक है कि डाई बेसिक है कि ट्राई बेसिक है कि टेट्रा बेसिक है? आसान भाषा में कितने OH है भाई? 4 H है, 7 O है, तो 4 H और 4 O मिलके 4 OH बना दो पहले तो, है ना। 1 OH, 2 OH, इस फॉस्फोरस को दे दो और 2 OH उस फॉस्फोरस को दे दो। तो बात समझ आई? कितने ऑक्सीजन हो गए, एक हाइड्रोजन तो हो गए, कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4, कितने बचे हैं 3। अब 3 ऑक्सीजन बचे हैं, एक डबल बॉन्ड से यहां दे दो, एक डबल बॉन्ड से यहां दे दो। इस फॉस्फोरस की कोवैलेंसी कितनी हो गई, ये देखो बेटा, 1 2 3 4, एक कोवैलेंसी बची है ना, एक समझ में आया? तो दोनों फॉस्फोरस की कोवैलेंसी भी कितनी है, 5। जहां जहां ऑक्सीजन है वहां वहां कोवैलेंसी है 2। क्लियर है? सभी में फॉर्मल चार्ज 0 है क्योंकि इसमें भी कोई था नहीं। तो कितने पीओपी बॉन्ड्स हैं, 1। अरे एक ही तो है पीओपी बॉन्ड, नहीं पहले पढ़ा? हाँ, ये बनाना बॉन्ड नहीं है। बनाना ब्रिज ब्रिज। अब बनाना केला जो भी है वो सब देखा जाएगा फिलहाल। ठीक है, HPO3 होल थ्राइस का स्ट्रक्चर बनाओ। HPO3 होल थ्राइस कैसे बनाओ बेटा, नजरे बोर्ड पे, HPO3 होल थ्राइस, ये फॉस्फोरस सुपर ऑक्टेट रूल भी फॉलो कर रहा है, कर रहा है सुपर ऑक्टेट। देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 8 10, 8 से ज्यादा हो गए, सुपर ऑक्टेट रूल भी फॉलो कर रहा है। अरे मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, HPO3 होल थ्राइस, HPO3 बनाने हैं वो भी 3। एक HPO3 बनाओ, एक HPO3 बनाओ, एक HPO3 बनाओ, तीनों कनेक्ट करो। नहीं समझ पाए? एक HPO3, एक HPO3, एक HPO3 और तीनों को जोड़ दो, बना पाओगे? लगाओ दिमाग। फॉस्फोरस को सेंट्रल लेके काम करो। अरे ये देखो, ये फॉस्फोरस, ठीक है, हैं? नहीं बनाते हैं भैया। फॉस्फोरस की वैलेंसी मतलब वैलेंसी 5 कोवैलेंसी। देखो एक तो हर फॉस्फोरस में एक OH जरूर लगा दो, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दो O, कितने ऑक्सीजन हो गए 2। ठीक है, कितनी कोवैलेंसी हो गई फॉस्फोरस की,
3, एक इधर से कर दो 4, एक इधर से कर दो 5। नहीं समझ पाए? इसके 2 बॉन्ड कंप्लीट है, इसके 2 बॉन्ड कंप्लीट है, इसके 5 कंप्लीट हुए, इनके 2 कंप्लीट है नहीं। ऑप्शन की 2 कोवैलेंसी। तो इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर और बनाओ, फॉस्फोरस OH डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, ये फॉस्फोरस, ये एक और फॉस्फोरस। कहाँ 9 है भाई? 3 त्रिका 9, एक में 3 ही है, 1 2 3, चौथा शेयर्ड है इसके साथ। आगे देखो, तुम इसको मत देखो, तुम इसको देखो, है ना। इधर एक और पकड़ लो, फॉस्फोरस, ये कितनी हो गई? 2 3 4 5 6। अब गिन लो जरा, एक बेटा, एक चीज गिन लो बस कि क्या सबकी कोवैलेंसी 5 है फॉस्फोरस की? 5 5 5, ऑक्सीजन की 2। अब सब पीओपी बॉन्ड गिनो कितने हैं? पीओपी 1, पीओपी 2, पीओपी 3 पीओपी बॉन्ड है इसमें। अब लास्ट में कौन बच रहा है? P4O10। ये तुम लोग बनाओ, और 4 फॉस्फोरस बनाओ, है ना। वैसे तो तरीके से अगर ऑप्शन देखा जाए तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक 3 है, एक है, एक 3 है और अगला 6 है। तो अगला शायद बनाने की जरूरत ही ना पड़े आपको, क्योंकि ऑप्शंस बाकी हैं। 1 2 4 नहीं हो सकता, 0 3 4 नहीं हो सकता, 0 3 6 नहीं। तो आदमी मेहनत करेगा ही क्यों? इसमें देखेगा 1 है और 2 ऑप्शन है एक वाले, फिर इसमें देखेगा 3 है, फिर टिक करके चलाएगा। लेकिन फिर भी P4O10 वाला कौन बनाएगा? P4O10। दिमाग में क्या रखना है हम लोग को? फॉस्फोरस की कोवैलेंसी कितनी रहनी चाहिए? हर फॉस्फोरस की, ठीक बात है। और ऑक्सीजन की तो भैया फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस, 4 फॉस्फोरस बना दिए दूर दूर। हर फॉस्फोरस की कितनी होनी चाहिए? 1। तो डबल बॉन्ड बनाने का अधिकार है ना। और इसको O से जोड़ दो, इसको O से जोड़ दो, इसको O से जोड़ दो, कितनी हो गई इसकी कोवैलेंसी? 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन की 2, ऑक्सीजन की 2, ऑक्सीजन की 2, बहुत बढ़िया। अब इसकी जरा 5 करो, एक डबल बॉन्ड बना दो, एक इससे O जोड़ दो, एक इससे O जोड़ दो। ये समझ पाए? इधर आ जाओ, एक डबल बॉन्ड बना दो, 1 2 3 4 तो हो ही गए, हो गया। एक इससे डबल बॉन्ड बना दो। नहीं समझ में आया? ये पीछे से जाके जोड़ा, बन गया। हाँ, समझ नहीं है? अरे वो बीच में 2 बॉन्ड नहीं, आप 3D में सोचिए, पीछे से बन रहा होगा, या आगे से वो पीछे से, या वो पीछे से या आगे से। कितने पीओपी हुए? 1 2 3 4 5 6 पीओपी हो गए। आया? और ये ऐसे नहीं आएगा थियरी पढ़ के, क्वेश्चन ही लगाने पड़ेंगे आप लोग। समझ गए मेरी बात? जब तक सवाल नहीं लगाओगे हल नहीं मिलेगा। अरे वाह, ये स्मार्ट है। नहीं, मैसेज तो नहीं आया, फोटो देखिए। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो भाई, यही लगा 2023 में आया था, सुनना भैया, सुन लो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। देखो भैया, ABCD 4 बातें लिखी है, 4 बातों में कौन कौन सी बातें सही है ये बताना है, ठीक है। हटा दो क्वेश्चन, ये वाला एक एक करके बातें बोलना है, बोलना सही गलत। सुनो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। पहला, NF3 molecule has trigonal planar structure। NF3 molecule has trigonal planar structure। NF3 मतलब
NF3 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या ये बात सही है कि गलत है? बनाए हो कि बयान ही बोल रहे हो? दिमाग बना लिए हो। एक लोन पेयर 3 बॉन्ड ट्राइगोनल प्लेनर, बनाओ बनाओ बनाओ। अरे एक भैया, हाँ बेटा, हाँ करेक्ट है, ये पिरामिडल है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। अरे NH3 NF3 सब एक ही तो है। आंखों से देखो इधर, आंखों से, ये है आंखें, देखो पता नहीं कहाँ ध्यान है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। ये देखो एक F F F, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है या पिरामिडल है? ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत। दूसरा स्टेटमेंट सुनो, बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन इज शॉर्टर देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ से छोटी है। क्यों सही है? इसमें 3 बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, इसमें 2 बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ। यस 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 यस, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया। हाँ बेटा बोलो, तुम्हारी आवाज अलग से आती है, कमली सी है ना, तो अलग से निकल के आती है। आओ अगला सवाल है हिमांश से, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है। ये बात सही है, अभी आपने ये बात सही है ना? मतलब अभी आप उसमें पढ़ोगे ये अपना ये MOT में, ठीक है? लेकिन ये बात एकदम सही है कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बराबर हैं मतलब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। आखिरी भी समझ लो, डाइपोल मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज हायर देन वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन सल्फाइड का डाइपोल मूवमेंट पानी के डाइपोल मूवमेंट से ज्यादा है। इस तरह सब गलत है। क्यों? पानी ज्यादा पोलर होता है, ये कम पोलर होता है, तो इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा इससे। अगर करना हो तो करके देख लो, बताया था ये। बताओ भैया, स्ट्रक्चर बनाए दोनों के। राजा इधर देखो ना, ये अपना सल्फर 6, 1 2 3 4 5 6 BaCl से बेंड हो गया। ऑक्सीजन सेम ही तो स्ट्रक्चर बनता है 6, देखो सब चिंटन पता है ना? तो भैया अब हमको ये बताओ कि हाइड्रोजन और सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। भाई ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें ज्यादा है? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर ज्यादा भागेगा? ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा भागेगा HO का, एज कंपेयर टू सल्फर की तरफ क्या भागेगा? तो इसमें पोलैरिटी ज्यादा है, इसमें पोलैरिटी कम है, मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए था, इसका मतलब गलत लिखा होगा। तो 2 चीजें सही लिखी है, B और C वाली। नहीं पल्ले पड़ रहा है? ऐसे ही आप लोगों को घरों पे सवाल लगाने होते हैं, नहीं समझे? जितने सवाल लगाओगे भेजा खुलेगा अगर होगा। देखो बस करें अब हम लोग कल। अब आप लोग क्या करना, एक तरफ से आपकी किताब में भी पीछे MCQs को क्वेश्चन आंसर दिए हैं और इधर भी आपको मिल जाएंगे, एक तरफ से लगाना शुरू करो, होता जाएगा।